प्यारे छात्रों, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का बिहार बोर्ड का हिस्ट्री यानी इतिहास का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ। जो छात्र इस बार यानी 2022 में बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही अच्छा साबित होगा। और यह वीडियो अगर आप लोग देखते हैं तो परीक्षा में आने वाले यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। यानी एक भी ऑब्जेक्टिव आप वहाँ पर छोड़ नहीं सकते हैं, सभी का आंसर दे सकते हैं। इसलिए चलिए अब हम शुरू करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। आपका जो चैप्टर है, पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, तुर्की, बी में है इटली, सी में है इंग्लैंड और डी में है फ्रांस। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की। यानी यूरोप का मरीज हम किसे कहते हैं, तो तुर्की को कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई। ऑप्शन है 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, बी नंबर ऑप्शन है 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, सी नंबर ऑप्शन है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के साथ और डी नंबर ऑप्शन है 1854 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के साथ यूरोप में पहली राष्ट्रवाद की स्पष्ट जो है अभिव्यक्ति हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। तीसरा क्वेश्चन है, यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए में है लुई वाला, बी में है सेंट साइमन, सी में है कार्ल मार्क्स और डी में है रॉबर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी रॉबर्ट जो थे ये यूरोपियन समाजवाद नहीं थे। देखिए चौथा क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ठीक है, तो प्राचीन काल में जो है जिस मार्ग से एशिया और यूरोप अपना व्यापार करता था उसका नाम क्या था। तो हम देखते हैं, ऑप्शन है सूती मार्ग, बी में है रेशम मार्ग, सी में है उत्तरी मार्ग और डी में है दक्षिण मार्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा बी। पाँच नंबर क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा। देखिए ऑप्शन है ए में जर्मनी, बी में है यूनान, सी में है तुर्की और डी में है इंग्लैंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यूनान। यूनान जो है यूरोप वासियों के लिए साहित्य एवं प्रेरणा का जो है स्रोत बना था। यानी कि साहित्य और विज्ञान प्रेरणा का जो स्रोत था वो कौन सा देश था, तो यूनान था। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूरोपीय सभ्यता का पलड़ा किस देश को कहा जाता है। ए में ऑप्शन है इटली, बी में है यूनान, सी में है रोम और डी में है स्पेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनान। क्या हो जाएगा, यूनान। यानी यूनान को हम यूरोपीय सभ्यता का पलड़ा कहते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, बिस्मार्क क्या था। बिस्मार्क क्या था। तो ए में है कृषक, कृषक का मतलब होता है किसान, कूटनीतिज्ञ, नाटककार
और संगीतकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क जो थे ये कूटनीतिज्ञ थे। तो बिस्मार्क क्या थे? कूटनीतिज्ञ, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ठीक है, तो काउंट काबूर जो थे इनको विक्टर इमैनुएल किस पद पर नियुक्त किया था? तो ऑप्शन है ए में गृह मंत्री, बी में है सेनापति, सी में है फ्रांस का राजदूत और डी में है प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी काउंट काबूर को जो है विक्टर इमैनुएल जो थे वो प्रधानमंत्री पद पर उनको नियुक्त किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक देश ऐसा है जो इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध था, मतलब उसका बाधा उत्पन्न करता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया, यानी आपका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा ऑस्ट्रिया। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? कि बहुत ही अच्छा है, कहता ये किनका कथन था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ऑप्शन कहता है नेपोलियन, हिटलर, मेटरनिख और गैरी वाल्डी। ठीक है, तो ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा मेटरनिख। मेटरनिख जो थे इनका ही कथन था, इनका कहना था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को क्या हो जाएगा? तो सर्दी जुकाम हो जाएगा, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा सी। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? ऑप्शन ए है साम्यवादी शासन प्रणाली, बी है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, सी है फासीवादी नाजीवाद शासन, डी में है पूंजीवाद शासन प्रणाली। तो आपका 11 का सही आंसर हो जाएगा फासीवाद नाजीवाद शासन। तो चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? कि क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो इटली और जर्मनी ये दोनों जो है किस महादेश में आता है? तो ऑप्शन नंबर ए है दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी एशिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप। क्या हो जाएगा? यूरोप, यानी इटली और जर्मनी जो है वो यूरोप महादेश में आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रेरित थे? देखिए कह रहा बिस्मार्क जो थे वो किस विद्वान के विचारधारा से वे प्रेरित हुए थे? तो ए नंबर में है रूसो, बी में है हिगेल, सी में है अस्टर्ड और डी में है जैकब। तो बिस्मार्क जो है वो हिगेल के विचारधारा से प्रेरित हुए थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी हिगेल। 14 नंबर क्वेश्चन है, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? ठीक है, तो ऑप्शन है फ्रांस, बी में है जर्मनी, सी में है तुर्की और डी में है इंग्लैंड। ठीक है, ये 4 ऑप्शन में से कौन ऐसा देश है जिसके राष्ट्रवाद का प्रतीक क्या है? तो मरियान है। तो 14 नंबर जो है इसका आपका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, यानी डी, इसका राष्ट्रवाद प्रतीक क्या है? तो मरियान है। अब आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ए नंबर में है लाल सेना, बी में है चेका, सी में है लाल कुर्ती और डी में है कार्बोनरी। तो मेजनी का संबंध जो था वो कार्बोनरी से था। किससे था? तो कार्बोनरी से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी।
16 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ठीक है, तो आपका आंसर जो है इसका ऑप्शन है ए में लुई बला, ए में है लुई 18वां, बी में है नेपोलियन बोनापार्ट, सी में है नेपोलियन थर्ड, या इसको आप तृतीय भी पढ़ सकते हैं, नेपोलियन थर्ड पढ़िए या हिंदी में आप पढ़िएगा तो इसको पढ़ सकते हैं नेपोलियन तृतीय, और डी में है बिस्मार्क। तो इसका जो है सही आंसर आपका हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट जो थे ये जर्मन राइन राज्य का निर्माण किए थे। कौन किए थे? तो नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, अब आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? ए नंबर ऑप्शन है हंगरी, बी में है तुर्की, सी में है यूनान और डी में है पोलैंड। तो ये जो है 1829 में जो एड्रियानोपुल की संधि हुई थी वह संधि जो है तुर्की के साथ हुआ था। किसके साथ? तो तुर्की के साथ, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? देखिए कहता कौन सा युद्ध हुआ था उसके बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया था। तो ए नंबर ऑप्शन है परसा डेनमार्क युद्ध, सेडोन का युद्ध, सेडोवा का युद्ध और क्रीमिया का युद्ध। ठीक है, तो 18 का जो है आपका सही आंसर इसका हो जाएगा सेडोन का युद्ध। ये सेडोन का जो युद्ध हुआ था इसके बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है 1871, बी है 1874, सी है 1866 और डी है 1864। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वह संधि 1871 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ? ए में है मार्च 1848 ईस्वी, बी में है अप्रैल 1848 ईस्वी, सी में है मई 1848 ईस्वी और डी में है जून 1848 ईस्वी। ठीक है, इसको ईस्वी कर लीजिएगा, जून 1848 ईस्वी। मेटरनिख का जो पतन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्च 1848 में मेटरनिख का पतन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है, सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? देखिए सेडोन जो युद्ध हुआ था यह किसके किसके बीच हुआ था? तो ए में है ऑस्ट्रिया परसा, बी में है परसा डेनमार्क, सी में है परसा फ्रांस और डी में है इटली रोम। तो सेडोन का युद्ध जो हुआ था वो फ्रांस और परसा के बीच हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 22 नंबर क्वेश्चन है, रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया? ये जो है रक्त और लौह नीति जो था इसका अवलंबन करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ए नंबर में कहता है हिटलर, बी में है विलियम प्रथम, सी में है बिस्मार्क और डी में है मेजनी। तो देखिए रक्त और लौह नीति का अवलंबन करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था बिस्मार्क। यानी रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया। तो आंसर हो जाएगा सी। 23 नंबर क्वेश्चन है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? ऑप्शन कहता है ए नंबर में इटली, बी में कहता है परसा, सी में कहता है ऑस्ट्रिया और डी में कहता है यूनान। तो देखिए विलियम प्रथम जो थे ये परसा के शासक थे। कहाँ के शासक थे? तो परसा के। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 24 नंबर है, फ्रांस में किस शासक वर्ग की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो ए नंबर ऑप्शन कहता है जारशाही, बी में कहता है आर्लिया वंश, सी में कहता है बुर्बो वंश और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं का मतलब होता है ये जो ऑप्शन 3 को दिया गया है ये तीनों ऑप्शन सही ऑप्शन नहीं है। तो हम 24 का आंसर देखते हैं। तो ये जो है आर्लिया वंश के द्वारा जो है बयाना कांग्रेस की स्थापना किया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। फ्रांस की क्रांति जो हुआ था उसका कारण क्या था? तो ए में कहता है प्रजातंत्र शासन, बी में कहता है निरंकुश शासन, सी में कहता है गिरफ्तारी पत्र और डी में कहता है मनशबदारी प्रथा। ठीक है, तो देखिए फ्रांस की क्रांति जो हुआ था वह निरंकुश शासन को लेकर हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 26 नंबर क्वेश्चन है उदारवाद शब्द कौन सी भाषा से लिया गया था? तो देखिए ए में कहता है फ्रेंच, बी में कहता है इतावली, सी में कहता है लैटिन और डी में कहता है ग्रीक। तो ये उदारवाद जो शब्द था यह लैटिन भाषा से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रांस में किस शासन वर्ग की पुनर्स्थापना बयाना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो पहला है आलिया वंश, इसको आर्लिया करना है, ये आर्लिया वंश होगा। आर्लिया वंश, बी में है जारशाही वंश, सी में है हैपस वंश और डी में है बुर्बो वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश, यानी फ्रांस में जो है बुर्बो वंश शासन वर्ग की पुनर्स्थापना बयाना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन है सेडान का युद्ध कब हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेडान का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 1867, बी में है 1868, सी में है 1870 और डी में है 1871। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1870 में सेडान का युद्ध हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बयाना सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? ए में है नेपोलियन बोनापार्ट, बी में है लुई 18वां, सी में है मेटरनिख और डी में है बिस्मार्क। तो देखिए बयाना सम्मेलन जो हुआ था इसके अध्यक्ष बने थे मेटरनिख। बयाना सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो मेटरनिख थे, इसलिए 29 का सी नंबर सही आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ठीक है, इन्हें 1830 में जो क्रांति हुआ था उसके बाद फ्रांस में जो है किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो ए नंबर ऑप्शन है संघीय शासन व्यवस्था, बी में है संवैधानिक शासन व्यवस्था, सी में है निरंकुश राजतंत्र और डी में है गणराज। तो देखिए 30 का सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक शासन व्यवस्था। इकतीस नंबर क्वेश्चन है काउंट काबोर कौन था? ठीक है, तो ए का आंसर है ऑप्शन है जर्मनी का राजा, बी में है इटली का प्रधानमंत्री, सी में है इटली का सेनापति और डी में है जर्मनी का राष्ट्रपति। तो काउंट काबूर जो थे वो इटली के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? तो इटली के प्रधानमंत्री कौन थे? तो काउंट काबूर थे। 32 नंबर क्वेश्चन है नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? कि नेपोलियन जो कोड बनाया था उसमें कितना कोड अंकित था? तो ए नंबर कहता है 3 कोड, बी कहता है 4 कोड, सी में है 5 और डी में है 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। यानी नेपोलियन कोड में कितने कोड थे? तो 5 कोड थे, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। यानी इसमें 5 कोड जो आता था इसमें एक में था लोग, दूसरा था व्यवसाय, तीसरा था शिकायतें, चौथा था वाक्यों और 5वां जो कोड था वो कारावास था। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। एक था लोग, उसके बाद था व्यवसाय, उसके बाद था शिकायतें, उसके बाद था वाक्यों
और उसके बाद दिया गया था कारावास। यही 5 कोड जो है नेपोलियन के द्वारा बनाया गया कोड था। तैंतीस नंबर क्वेश्चन है, हंगरी का भाषा क्या था? मतलब हंगरी में कौन सी भाषा थी? तो ए में कहता है इतावली, बी में कहता है मैग्यार, सी में कहता है पोलिश और डी में कहता है फ्रेंच। तो हंगरी की जो भाषा थी ना वो मैग्यार भाषा थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। हंगरी की भाषा कौन थी? तो मैग्यार। 34 नंबर क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन है 1815, बी है 1820, डी है 1818, सी है 1818 और डी है 1848। तो वियना सम्मेलन जो हुआ था वो 1815 में हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ए। 35 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ठीक है, या आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो ऑप्शन कहता है ए नंबर में 1890, बी में कहता है 1848, सी में कहता है 1871 और डी में कहता है 1870। तो इसका जो है एकीकरण जो हुआ था वो 1871 में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? यानी कौन सा संधि हुआ था तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो ए नंबर ऑप्शन है डेनमार्क की संधि, बी में है गैस्टीन की संधि, सी में है प्राग की संधि और डी में है फ्रैंकफर्ट की संधि। इसलिए आपका इसका सही आंसर होगा फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था उसके द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी फ्रैंकफर्ट की संधि। सैंतीस नंबर क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए मेजनी, बी में है काबूर, इनका पूरा नाम था काउंट काबूर, सी में है गैरीवाल्डी और डी में है बिस्मार्क। तो देखिए यंग यूरोप की स्थापना कौन किए थे? तो यंग यूरोप की स्थापना जो है मेजनी किए थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर मेजने। 38 कहता है यंग इटली की स्थापना किसने किया था? देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यंग यूरोप की स्थापना और यंग इटली की स्थापना। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है एक ही व्यक्ति के द्वारा जो है ये इसका निर्माण किया गया था, यानी यंग यूरोप और यंग इटली। तो इसमें ऑप्शन है बिस्मार्क, गैरीवाल्डी, काबूर और मेजनी। तो यंग इटली की भी स्थापना किसने किए थे? तो मेजनी ने किए थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो ऑप्शन कहता है कंबोडिया, बी में है फ्रांस, सी में है जर्मनी और डी में है इटली। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वह कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया में है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए कंबोडिया। 40 नंबर क्वेश्चन है, इतिहास के जनक कौन है? देखिए ये जो चैप्टर था वो इतिहास का पहला चैप्टर था, इसलिए हम जान लेते हैं कि इतिहास के जनक कौन है। तो ए नंबर क्वेश्चन कहता है कौटिल्य, बी में कहता है एडम स्मिथ, सी में कहता है हेरोडोटस और डी में कहता है मेगास्थनीज। तो देखिए इतिहास के जनक जो है हेरोडोटस हैं, याद रखिएगा इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस हैं। लेकिन मेगास्थनीज जो हैं ये भारतीय इतिहास के जनक हैं। भारतीय इतिहास के जनक मेगास्थनीज हैं, लेकिन अगर इतिहास का जनक हमें पूछ रहा है तो आप हेरोडोटस बताइएगा, इसलिए इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हेरोडोटस। इकतालीस नंबर क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन कहता है 1688 ईस्वी में, 1807 ईस्वी में, 1788 ईस्वी में और 1707 ईस्वी में। तो देखिए एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ था?
तो ये 1707 ईस्वी में जो है एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था, जिसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी 1707। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक की अध्यक्षता में कौन सी संधि तैयार हुई थी। देखिए मेटरनिक का पूरा नाम क्या है, तो ड्यूक मेटरनिक, याद रखिएगा मेटरनिक का पूरा नाम ड्यूक मेटरनिक। तो इनकी अध्यक्षता में कहता है कि कौन सा संधि हुआ था, तो ए नंबर ऑप्शन है वियना संधि, बी में है फ्रांस की संधि, सी में है इटली की संधि और डी में है इनमें से कोई नहीं, मतलब ये तीनों में से कोई संधि नहीं हुआ था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वियना की संधि। ये जो है ड्यूक मेटरनिक की अध्यक्षता में कौन सा संधि हुआ था, तो वियना संधि हुआ था, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ए। 43 नंबर क्वेश्चन है इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। इटली के एकीकरण, ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, बी में है काबूर, सी में है गैरिबाल्डी और डी में है मैजनी। तो देखिए इटली का एकीकरण का मसीहा हम किसको कहते हैं, तो इटली का एकीकरण का मसीहा जो है मैजनी को कहा जाता है, ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 44 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, तो ए नंबर है धर्म सुधार आंदोलन, बी में है पुनर्जागरण, सी में है गौरवपूर्ण क्रांति और डी में है फ्रांस की क्रांति। तो देखिए इसका सही आंसर होगा पुनर्जागरण, यानी कि राष्ट्रवाद की जो अवधारणा था ये पुनर्जागरण काल से जो है इसका माना जाता है कि यह घटना जो हुआ था यह पुनर्जागरण काल से हुआ था, इसलिए इसका आपका सही का आंसर होगा बी नंबर जो है इसका सही आंसर होगा पुनर्जागरण। 45 नंबर क्वेश्चन है फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। तो फ्रांस में जो है किस वर्ष नेपोलियन संहिता लागू हुआ था, तो ए नंबर ऑप्शन है 1789 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में और 1804 ईस्वी में। तो देखिए फ्रांस में जो नेपोलियन संहिता था यह 1815 ईस्वी में जो है लागू किया गया था, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा सी यानी 1815। 46 नंबर क्वेश्चन है हंगरी की राजधानी कहाँ है। हंगरी की राजधानी कहाँ है, ए में कहता है अंकारा, बी में कहता है बुडापेस्ट, सी में कहता है टोक्यो और डी में है हनोई। तो देखिए हंगरी की राजधानी जो है वो बुडापेस्ट है, तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी जो है बुडापेस्ट वो हंगरी की क्या है, तो राजधानी है। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रवाद एक बड़ी और व्यापक एकता है, किसने कहा। कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनका कहना था कि राष्ट्रवाद एक बड़ी और व्यापक एकता है। देखिए ऑप्शन कहता है अंसल्ट रेनर, बी में है गैरिबाल्डी, सी में है मेजनी और डी में है काबूर। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा अंसल्ट रेनर। अंसल्ट रेनर महोदय जो थे इनका कहना था कि राष्ट्रवाद एक बड़ी और व्यापक एकता है, इसलिए आपका सही आंसर होगा ए अंसल्ट रेनर। 48 है गैरिबाल्डी पेशे से क्या हैं। गैरिबाल्डी पेशे से क्या हैं, ए नंबर ऑप्शन कहता है सिपाही, बी में कहता है वकील, सी में कहता है नाविक और डी में कहता है जमींदार। तो गैरिबाल्डी जो थे ना ये पेशे से नाविक थे, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे, तो नाविक थे। 49 नंबर क्वेश्चन है जालबेरिन एक संस्था है। देखिए जालबेरिन जो है ना वो क्या है, तो एक संस्था है, तो किस चीज़ का संस्था है, तो ए नंबर ऑप्शन कहता है पादरी की, बी में कहता है विद्वानों की, सी में कहता है वकीलों की और डी में कहता है व्यापारियों की।
तो देखिए जालबेरिन जो था यह एक व्यापारियों के द्वारा बना हुआ एक संस्था था, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी व्यापारियों की संस्था जो थी वो क्या थी, तो जालबेरिन थी। अर्थात जालबेरिन एक क्या है, तो व्यापारियों की संस्था है। 50 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे। देखिए बिस्मार्क जो थे ये जर्मनी का एकीकरण किए थे, तो इनको कितना युद्ध करना पड़ा था, तो ए नंबर ऑप्शन कहता है 1 युद्ध किए थे, बी में कहता है कि 2 युद्ध किए थे, सी में है 3 मतलब ये 3 युद्ध किए थे, और डी कहता है 5 मतलब 5 युद्ध किए थे। तो देखिए जर्मनी का एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क महोदय जो थे इनको 3 युद्ध करना पड़ा था, ये 3 युद्ध किए थे, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 3। ठीक है, तो चलिए आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि 2022 में एग्ज़ाम देने वाले छात्रों को इससे जो है लाभ मिल सके। धन्यवाद।